The session is being recorded. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Sir Hasibur Rahman, and I am live from Karachi. And it's been almost more than 3 years. I have been giving my online services all over the Pakistan. And today's topic is sentence formation. जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाने के बारे में सोचते हैं, तो सेंटेंस तो बाद में आएगा, लेकिन सेंटेंस के अंदर कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कभी कभार हमें परेशान करती है। जैसे तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो चाहिए मुझे। क्या जरूरी है, मेरा सवाल है, आपका माइक भी ऑन है, आप जवाब दे सकते हैं। मेरे छोटे छोटे सवाल होते हैं ना, तो उसका माइक खोल के जवाब दिया करें और बंद कर दिया करें। क्या जरूरी है कि मैं 3 वर्ड्स को जोड़ूं? वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड। क्या जरूरी है कि मैं 3 वर्ड्स को जोड़ दूं तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा? या मैं कम से कम 4 वर्ड्स लेकर आऊं? क्या कहते हैं आप लोग, कितने वर्ड्स को जोड़ते हैं तो वो बराबर हो जाता है सेंटेंस के? कोई बता सकता है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन वी शुड वी कंबाइन? मिनिमम 4, 3, 2, 1। मिनिमम 2। कम से कम 2 वर्ड्स आपको लगाने पड़ेंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा। अच्छा, अगर तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं 3 वर्ड से सेंटेंस बनाऊंगा, तो वो जो 4 वर्ड से सेंटेंस बनाऊंगा, तो वो जो 4 वर्ड्स है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। और वो वर्ड्स कौन से हैं? सब्जेक्ट, Sir, Hasib teaches us every day. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एस एस प्लस। माइक बंद कर दिया करें जब बोल लिया करें ना। ये आदत बनाए, अपने अंगूठे को ट्रेनिंग दे कि बेटा अंगूठे, माइक खोलो तो बंद भी करो, वरना सर डिस्टर्ब होते हैं। ये है वो 4 वर्ड्स। लेकिन कभी कभार आपने तो इसको सेंटेंस का दर्जा दे दिया। आपने कहा 4 वर्ड्स ले आइए, जुमला बना लीजिए। लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है? आपने कहा सर 4 वर्ड्स, अच्छा 3 वर्ड से भी बन सकता है, मैं 3 वर्ड्स को जोड़ दूं, जुमला बन जाएगा। देखो, मुमकिन है 3 वर्ड। Yes, sir. अच्छा, जैसे जैसे She calls me. सारा बहुत दिन से नहीं आई, सारा को ले आते हैं। सारा कॉल्स मी एवरी डे। क्या ये जुमला नीचे जा सकता है और उसमें से हम एवरी डे को हटा दें? सारा कॉल्स मी, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अब जो बात आ रही है वो आज के किसी सेशन में नहीं आई। आप ये कहते हैं कि 3 वर्ड्स को जोड़ दो, जुमला बन जाता है। ऐसा ही कहते हैं आप लोग, कहते हैं ना? अब आप लोग, मैं 3 वर्ड्स को जोड़ूंगा। मैंने कहा इन द क्लास। मैंने क्या कहा? इन द क्लास। अब जब मैंने 3 वर्ड्स को जोड़ दिया, तो बताइए क्या मेरा जुमला बन गया? No, sir. No, sir, I think subject is compulsory. नहीं। तो अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ वर्ड्स को जोड़ने से ही हमारा जुमला बनता है। याद रखिए, आप वर्ड्स को जब जोड़ते हैं तो उन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को भी हमें जहन में रखना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर वी कंबाइनिंग। और अभी जो आपने वर्ड्स को जोड़ा, आपने एक प्रेपोजिशन उठाया, आर्टिकल उठाया, नाउन उठाया, और आपने एक फ्रेज बना डाला। और इन द क्लास, ऑन द रूफ। अब याद रखना, ये कौन सा फ्रेज है? आगे चलोगे तो मैं बहुत सारे फ्रेजेस पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं क्योंकि बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूँ और हर चीज ऐसे पढ़ाता हूँ कि तुम लोगों के जहन में बैठे, तो बिल्कुल स्टेप 1 से लेके चलना। इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप। आपको शुरू में इसमें प्रेपोजिशन दिख रहा है?
जब preposition शुरू में आता है तो और उसके बाद आर्टिकल है, उसके बाद नाउन आ गया। रूफ इज अ प्लेस, बस स्टॉप इज अ प्लेस, क्लास इज अ प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, राइट? इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप, ये बन गए prepositional phrase। अब आपकी नॉलेज में ये इजाफा हो गया, सर जरूरी नहीं है कि वर्ड्स को जोड़ा जाए तो क्या बन जाए, सेंटेंस। हो सकता है वर्ड्स को जोड़ा जाए तो फ्रेज बन जाए, लेकिन ये जो फ्रेज है ये आपको कंप्लीट मीनिंग देता है या इनकम्प्लीट मीनिंग देता है? बताइए, 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 आसान सी। Incomplete. कंप्लीट मीनिंग। और सेंटेंस, जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस को सेंटेंस उस वक्त कहा जाता है जब वो आपको एक कंप्लीट मीनिंग देता है। अगर आप मेरी कल की एक्स्ट्रा क्लास सुन लें तो सेंटेंस की फॉर्मेशंस को बहुत अच्छे से किया है, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन विद WH वर्ड, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने सारी यादें दिला दी थी 2-4 मिनट के अंदर, सारी बचपन की बातें याद दिला दी थी। और उसके बाद फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि देखो, मैं यहाँ पर भी वो बात आज दोबारा कोट कर रहा हूँ ताकि जहन में बैठ जाए वो बात। अगर सेंटेंस के साथ सेंटेंस को जोड़ दिया जाए, अगर सेंटेंस के साथ सेंटेंस को जोड़ दिया जाए तो बहुत सारी नई चीजें हमारे सामने आ सकती है। जैसे अगर मैंने सेंटेंस के साथ सेंटेंस को जोड़ दिया तो आपको पता है ये एक नया नाम आपको दे सकता है। मैं नीचे लिखता हूं ताकि बात सीक्वेंस में रहे आपके दिमाग में भी। क्यों मैं इतनी तुम लोगों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है यार। क्लॉज, क्लॉज इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस सेंटेंस। आपको पता है जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, क्लॉज बन जाता है। अब क्लॉज के अंदर भी हम जंप लगा सकते हैं, लेकिन अभी जंप नहीं लगा रहा, बस अभी बाहर से ही देख लो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्लॉज का दरवाजा है, अंदर जाओगे तो खा जाएगा वो, तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर सकता है। लेकिन It's, अगर I think, independent clause and dependent clause. कुछ लोग दरवाजे के अंदर जाते शिकारी लोग हैं, लेकिन उनको टेंशन नहीं है, जबरदस्त निशा छा गई आप। ठीक है बेटा। तो क्लॉज, कुछ बच्चे हमारे कमजोर भी होते हैं ना बेटा, तो वो क्या, अच्छा ये क्लॉज है, हमने पहली मर्तबा सुना है, तो बस इनको हम दरवाजे के बाहर से आगे लेके चलते हैं। वो अभी दरवाजे देखते रहे, सब दरवाजों के अंदर जाएंगे, चाबियां भी आपको देंगे हम, कि आप बार बार अंदर जाए, दरवाजा खोलें, समझ आनी चाहिए बस। ठीक है बेटा। चलो, अब क्लॉज, दो सेंटेंस को जोड़ दिया तो गोरा कहता है ये क्लॉज बन गया। अगर कल की बातें याद हो तो दो सिंपल सेंटेंसेस को अगर जोड़ दिया जाए, कल का लेक्चर जरूर सुन लेना, मैं अपलोड कर दूंगा रात में आज इंशाल्लाह। 11:30 बजे के बाद अपलोडिंग स्टार्ट होगी, तो आपके पास 1 बजे तक सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। आज के 3 सेशंस मैंने रिकॉर्ड की, ये तीसरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, और तीनों सेशन में मेरा कंटेंट एक ही था, लेकिन मेरी नॉलेज खत्म ना होने वाली होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तीनों सेशन आपको में वेरिएशंस आपको नजर आते हैं। अगर मैंने दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया तो बताओ, कल की बातों को याद करके बताओ, ये कौन सा सेंटेंस कहलाता है? Compound sentence. ये चीज मुझे पता था हमीदा जवाब दे देगी, कंपाउंड सेंटेंस। एनी नजर नहीं आ रही आज, आज एनी अच्छा सुबह में होती है। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, अब अगर एक बच्ची ने अभी एक बात की थी, जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो बेटा याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, मैं इसी के आगे लिखता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस चीजों को जब पढ़ने शुरू किया है तो ऐसे पढ़ो कि वो तुम्हारे दिमाग में रहे। मैं कोई जल्दी में हूं नहीं,
ना आपको कहीं जाना है ना मुझे कहीं जाना है, बस मंजिल तक पहुंचाना है आपको। तो मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी जो टीचर है उनको आपको बोलूँ, वो उनकी मंजिल है, वो आपको बुलवाना चाहते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये दो तरह की क्लॉजेज होते हैं। डिपेंडेंट जो आप सब लोग हैं, मोहताज अंग्रेजी में, अल्लाह पाक हमें किसी का मोहताज ना करे। इंडिपेंडेंट जो आप है अपनी जिंदगी में बहुत सारे कामों में इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार, ठीक है। दो क्लॉजेज आते हैं। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाया जाता है, सिंपल सेंटेंसेस कौन से क्लॉजेस होते हैं, मैंने इसके अंदर और गहराई में गया हूं मैं। कौन से क्लॉजेस होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप जोड़ते हैं तो वो क्या बना देता है? क्या बना देता है? कंपाउंड सेंटेंस। अब मैं चाह रहा हूं कि आप एक कंपाउंड सेंटेंस ले आइए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ले आइए और एक डिपेंडेंट क्लॉज ले आइए, यानी कि जो ऊपर वाली फॉर्मेशन मैंने लिखी है। बताओ जब इस तरह से दो सेंटेंसेस को जोड़ोगे तो ये कौन सी फॉर्मेशन कहलाएगी? Complex. ये चीज मेरे अजीज हो गई कल की बातें क्रॉस चेक। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं एक चीज को 2 से 3 से 4 मरतबा जरूर डिस्कस करता हूं ताकि वो दिमाग में बैठे। दिमाग में बैठेंगी तो क्लियर हो जाएगी। अब कौन सा रह गया बताओ? अब कौन सा रह गया? Compound complex. अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स रह गया। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि आपने ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस उठाने हैं और इसके साथ क्या जोड़ देना है? कोई At least one independent clause. कोई एटलीस्ट वन डिपेंडेंट नहीं लगाना। सोच ले, याद हो जाएगा अभी, याद हो जाएगा, वक्त के साथ साथ याद हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हम क्या ऐड करते थे, याद, कल का लेक्चर दोबारा सुनना। हम डिपेंडेंट क्लॉज को ऐड, अगर एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा दिया तो अब बताओ ये कौन सा सेंटेंस हो गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने समरी कर दी है। मैं दोबारा से अपनी बातों को बता रहा हूँ, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया सुन ले गौर से। बेटा जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं तो बताइए क्या बनता है? सर सेंटेंस बनता है। हमने सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स लेकर आते हैं? तो आपने कहा सर 4 वर्ड्स लेकर आते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके। अच्छा, क्या 3 वर्ड से भी जुमला बन सकता है? मैंने पूछा, आपने कहा जी बन सकता है। सारा कॉल्स में जबरदस्त हो गया। अच्छा, फिर मैंने कहा जरूरी है कि 3 वर्ड से जुमला बन जाए, जैसे इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप। तो आपने सोचा और आपकी जिंदगी में एक नई चीज आ गई, और वो क्या थी? फ्रेज। और उस फ्रेज का बाकायदा एक नाम भी मैंने आपको दे दिया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहां तक बातें क्लियर हो गई? कोई परेशानी? No. फिर सर ने कहा देखो बेटा, जब तुम अब तुम लोग बोलना शुरू करोगे क्योंकि आज से सर आप लोगों को सेंटेंसेस बनाना सिखा रहे हैं। आप लोग सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे। जब आप दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना शुरू करेंगे तो उस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। और जब आप दो सेंटेंसेस जोड़े जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट हो, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। चलो मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, तुम लोग भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना? आई विल ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश कोर्स एंड आई विल improve I will improve myself। मैंने क्या किया? आप जरा मेरे एंड के इधर वाला जुमला देखें और एंड के इधर वाला जुमला देखें। क्या ये दोनों जुमले अकेले अकेले बोले जा सकते हैं? आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, सही है, ओके, नो प्रॉब्लम।
I will join SKH spoken English course. Okay, no problem. कोई अधूरापन महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से सेंटेंस आ जाए, इफ यू वर्क हार्ड या इफ यू ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश कोर्स, अब देखें, अब आपको अधूरापन महसूस हो रहा है। अगर आप SKH स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करेंगे, हाँ आगे बोले सर, बोले ना, इसका मतलब है आप आगे सुनना चाह रहे हैं, सर बोलना चाह रहे हैं, यू विल improve, you will get fluency, you will get fluency in spoken English. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया आपके पास? आइए, अगर मैं इसी सेंटेंस को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? यू विल गेट फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश एंड you will start teaching online within 6 months. Within 6 months. क्या कहते हैं? हो गया भाई? अब आ गई, बिल्कुल दिमाग में बैठ गई बात। मैंने सारी बातों की एग्जाम्पल्स लिख दी, तो अब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपका जहन खुल जाएगा। सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज आने वाली जिंदगी में आपके पास फिर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, गायब होने वाला है। चलिए, क्या मैं, अभी आपने मुझसे खुद ही कहा, क्या मैं एडवर्ब को अपने सेंटेंस से हटा दूं तो क्या जुमला बन जाएगा? है बेटा, एडवर्ब को हटा दूं, जुमला बन जाएगा? ऐसा कर दो, कैसा सर? ये क्या ऐसे जुमला बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यस और नो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब जुमला बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर। आप, सोनिया प्लेस क्रिकेट, शी टॉक्स। इट इज पॉसिबल टू मेक सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब, विदाउट एन ऑब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट के बगैर भी जुमला बन जाएगा? बिल्कुल बन सकता है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बन सकता है, लेकिन अगर आप मेरी माजी की कुछ बातों को याद करें, कल और परसों की, तो मैंने आपसे कहा था कि हकीकत में सब्जेक्ट होता है, इस्तेमाल नहीं करते। और वो सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है? यू। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर कभी जुमला नहीं बनता। बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट छुपा हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? इन इंपेरेटिव सेंटेंस we don't use subject because it is definite and so it is normally hidden. ये definite होता है और ये छुपा हुआ होता है। आखिरी बात समझ। मेरा आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जवाब दीजिएगा, माइक आपके पास है। क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? यस और नो? Yes. क्या एक सेंटेंस में दो वर्ब्स आ सकते हैं? No. क्या एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स आ सकते हैं? Yes. क्या एक सेंटेंस में दो एडवर्ब्स आ सकते हैं? Yes. एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट से मुराद ये कि भाई प्लूरल सब्जेक्ट हो सकते हैं ना, अली एंड सारा, अली एंड सर हसीब एंड सर जावेद। एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। क्या एक सेंटेंस में दो वर्ब्स आ सकते हैं? ये एपिसोड कल आ रही है, देखना मत बोलिएगा, लाइव ऑन जूम एट इन द मॉर्निंग एट 10 AM, in afternoon at 3 PM and at night same timing, same channel at 8 around 8 PM। कल मैं डिस्कस करूंगा वर्ड के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे बात करूंगा और फिर हम वर्ड की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? और अगर आएंगे तो उनका नाम क्या होगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनका नाम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर एक सेंटेंस में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अब सब ये व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है। मेरे हाथ में गुलाब का फूल, सामने मेरे सारा, मैं सारा को गुलाब का फूल देता हूँ। फिर उसके अब्बा देख लेते क्या होता है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर मैंने कहा मैं सारा को गुलाब का फूल देता हूँ, आई गिव, अब अ रोज, मेरे एक्शन को रिसीव डायरेक्टली कौन कर रहा है, सबसे पहले जो मेरे एक्शन को रिसीव कर रहा है वो समथिंग कर रहा है। तो समथिंग इज ऑलवेज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गिव अ रोज, किसको, टू सारा। अगर मैं सारा को पहले ले आऊं, आई गिव सारा, लेकिन मेरे एक्शन को रिसीव डायरेक्टली कौन कर रहा है, समथिंग। तो याद रखिए समथिंग को इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि समथिंग आपके को सबसे पहले रिसीव करता है और उसके बाद somebody रिसीव करता है। मैं आपको एक और इस बात में भी बता देता हूँ सर, व्हाट डू यू मीन बाय somebody एंड व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग। कॉल आ रहा है आपके पास, ट्रिंग 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 ट्रिंग, कोई बोल ही नहीं रहा। हु इज देयर, हु इज दैट, अब कोई बोल ही नहीं रहा। अब आप, आपके पापा ने मुझे बोला कौन फोन कर रहा है, हु इज कॉलिंग, पापा somebody is calling again and again and but saying nothing. Somebody is calling या something is calling, somebody is calling or something is calling। आपने सुबह अमूमन जो है आप चेंज करने गई, आपने ड्रेस पहना, उसके बाद अंदर से आपको कुछ हलचल होती हुई महसूस हुई, एकदम से आप चिल्लाई, हाथ में चाय पी, वो ऊपर गई, फिर नीचे आई, और हस्बैंड ने कहा भाई क्या हो गया, देयर इज समथिंग। जब ही कहते हैं कपड़े झाड़ के पहना करें, सुन्नत है। हमने तो एक दफा छिपकली चढ़ी थी, उसके बाद से भाई सुन्नत बहुत अफसोस, ठीक है ना, एक इस पर, और जूते पहनते वक्त जरूर जूते को झाड़ के पहना करें। तो उसमें भी एक दफा हुआ था, चूहा बैठा हुआ था छोटा वाला। तो प्लीज जब आप ये दो अमल करें, सुन्नत को फॉलो कर लिया करें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब क्या कहेंगे, समथिंग, समथिंग इज इनसाइड या somebody इज इनसाइड। आपने ड्रेस पहना, अब आप क्या कहेंगे, somebody इज इनसाइड या something इज इनसाइड। Something is inside. I think I think it's a cockroach or a lizard. ये आपके हस्बैंड ने कहा तो आप एकदम से चीख मारती हो, बाद में पता चला कुछ भी नहीं था, वो आपको आपका इट वाज जस्ट योर ऑब्सेशन। अच्छा, अब उसके बाद आपको स्टोर रूम से आवाजें आ रही है। अब आप क्या कहेंगी, somebody is in the store room या something is in the store room। दोनों हो सकते हैं भाई, अगर चूहा भी तो हो सकता है, दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन अब आप आवाज के ऊपर डिपेंड करता है कि आवाज आपको, आवाजें भी आ रही है, हाँ मैं अंदर पहुंच गया हूँ, तुम लोग आ जाओ, मैं लाइट मेन स्विच बंद कर रहा हूँ। somebody is in the store room। तो अब हर सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। आई लाइक somebody, आई लाइक समथिंग, क्या होगा, आई लाइक somebody, आई लाइक समथिंग। आई लाइक समथिंग भी हो सकता है, आई लाइक समथिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, आई ईट somebody या आई ईट समथिंग, ऐसा नहीं हो सकता। आई ईट समथिंग ये तो हो सकता है, आई ईट somebody नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग नए हैंड्स फ्री ले लीजिए, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ना, कोशिश करिए कि अच्छा हेडफोन ले लें या एक एयरपॉड ले लें, ताकि आपकी जो तारे ना वो टूट जाती है, तो हमारे सेशंस बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, अब उसके बाद देखिए, अब आपके पास अब आपके जहन में क्लियर हो गया कि समथिंग क्या है, somebody क्या है। तो अब आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ कि जब आपके पास समथिंग और somebody आते हैं, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो आप हैंड रेस किया करें। जब आप हैंड रेस करेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन को जरूर एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। आई लव एक्सेप्टिंग क्वेश्चंस इन माय सेशन। आई आस्क अ क्वेश्चन, आई आस्क अली। अब मैं ये चाह रहा हूं बेटा कि मैं इस सेंटेंस को मैं एक कर दूं। आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली, मैं अली को पहले ले आता हूँ,
आई आस्क अली अ क्वेश्चन, लेकिन आज से पहले आपने इस जुमले में से सिर्फ एक ही जुमला इस्तेमाल किया है। अनाया बताइए कौन सा, पहला वाला या दूसरा वाला? अलीना बताइए। निशा, आज से पहले कौन सा सेंटेंस ज्यादा इस्तेमाल हुआ है? आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली, आई आस्क अली अ क्वेश्चन। Sir, I asked a question to Ali. टू का इस्तेमाल हमने ज्यादा किया है। Sir, to की जगह from अगर लगे तो ये ज्यादा suitable नहीं होगा? ये चीज टू की जगह फॉर लगेगा तो ये ज्यादा सुटेबल नहीं है। मैं आपकी बात पर अभी शाबाशी देने ही वाला था कि मैंने वापस ले ली। टू की जगह पर फॉर नहीं आ सकता, लेकिन हाँ ये हो सकता है, इस बात पे शाबाशी दे देते हैं कि आपके जहन में आया फॉर का इस्तेमाल, फॉर भी लग सकता है, लेकिन जहां टू लगेगा वहां फॉर नहीं आएगा, जहां फॉर लगेगा वहां टू नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता ये एक दूसरे से रिप्लेस हो जाए। टू के साथ अलग कहानी है, फॉर के साथ एक अलग कहानी है, वो अलग अलग वर्ब्स है, जो आज के सेशन का मेरा टॉपिक भी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने फॉर, लेकिन यहाँ पर फॉर नहीं आएगा। आई आस्क अ क्वेश्चन फॉर नहीं होगा। आई आस्क अली somebody जब पहले आएगा preposition नॉट रिक्वायर्ड। सादिया पहले आ गई, आई गिव सादिया अ लेक्चर, लेक्चर को पहले ले आएंगे, लेक्चर को पहले ले आएंगे। आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। सर ये कौन फैसला कर रहा है कि, आपकी बातें समझ आ रही है, लेकिन मेरा एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है, सर ये कौन फैसला करता है कि इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, इस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे? जैसे आपने दो ऑब्जेक्ट लगाए, इससे पहले आपने एक ऑब्जेक्ट लगाया, इससे पहले उससे पहले आपने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। सर ये कौन फैसला करता है? हु डिसाइड्स दिस? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये इसका फैसला जो वर्ब से पहले इंसान होता है, इंसान तो नहीं होता, जो वर्ब से पहले चीज होती है, वो क्या चीज होती है? ऑब्जेक्ट से पहले क्या चीज होती है बेटा? ऑब्जेक्ट से पहले क्या चीज होती है? Subject होता है sir. ऑब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट Verb होता है। Verb sir, verb होता है। वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब होता है, और वर्ब इस बात का फैसला करेगा कि मेरे बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, मेरे बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे, मेरे बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, मेरे बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो टू लेगा या फॉर लेगा, ये वर्ब फैसला करता है। आप वर्ब को मासूम मत समझिएगा। आपकी जिंदगी में आपके दो एरर्स होते हैं, याद रखिएगा। अगर आप कभी भी कोई आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया और आपने ऐसी एक्सरसाइज देखी है, स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर में सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो वर्बल एरर का आता है। एक होता है सिचुएशनल एरर और एक होता है वर्बल एरर। जब हम लोग एप्टीट्यूड में पढ़ाते थे, मैंने तकरीबन 10 साल एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, एम कैट, ई कैट, बी कैट, जो बच्चे यूनिवर्सिटीज के लिए अपनी तैयारी करते हैं। अब हमारा फोकस कुछ और हो गया, लेकिन आप अगर वर्बल एरर जो है ना वो आपके पास बहुत ज्यादा है, और ये बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है। आप अगर अपने टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल, पैसिव को इम्प्रूव कर ले तो आपका ये वर्बल एरर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद सिर्फ आपके कौन से एरर रहेंगे? स्ट्रक्चरल एरर। एरर भी बहुत सारी तरह के होते हैं ना। एक होता है फॉर्मेशनल एरर। मैं आपसे वादा करता हूं आपके 2 हफ्ते में फॉर्मेशनल एरर खत्म हो जाएंगे। फॉर्मेशन समझते हैं? फॉर्मेशन जो सेंटेंस की तरतीब होती है, 10 के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है या सेकंड फॉर्म आती है या एसोरियस फॉर्म आती है, बताओ? ये फॉर्मेशनल एरर है। फर्स्ट फॉर्म आती है ना भाई, डू डस के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये फॉर्मेशनल एरर्स आपके खत्म हो जाएंगे। आपको फॉर्मेशन याद हो जाएंगी 2 हफ्ते में, पक्का वादा। उसके बाद वर्बल एरर। वर्बल एरर क्या होता है? लिख लो, ये बातें काम आएगी कल को। जो लोग मेरे सेशन में जो टीचर्स बैठे होते हैं वो लिख रहे होते हैं अपने पास। जो वर्बल एरर्स होते हैं वो आप टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, पैसिव, स्ट्रक्चर्स को पढ़ ले और नरेशन भी पढ़ ले तो आपके वर्बल एरर्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं स्ट्रक्चरल एरर्स, जिसको खत्म करने का सॉल्यूशन मैं दे चुका हूं। बताओ क्या? बता दो ना। ना आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, लास्ट पार्ट मसाला दिए।
याद करें, आपको मैंने कहा बताया था आपके जो स्ट्रक्चरल एरर्स हैं, जो आपके स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस और कंजंक्शंस। मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, अभी तक किसी ने आर्टिकल का टेस्ट नहीं दिया। ईमानदारी से बताना किसने दिया है। मेरे पास तो कोई भी ईमेल नहीं आई है कि आपके इस बच्चे ने टेस्ट दे दिया। बड़े बस, इमरान खान के बाद सबसे मसरूफ लोग आप लोग। अभी भी एक हफ्ते का टाइम है, दे दो, वक्त है। आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स का टेस्ट का मैं इंतजार कर रहा हूँ कौन बच्चा देता है, लेकिन पहले लेक्चर को सुनना, उसके बाद आर्टिकल का टेस्ट देना। तो उससे आपके कौन से एरर्स खत्म हो जाएंगे? स्ट्रक्चरल एरर। बस ये तीन तरह के एरर्स होते हैं आपके पास। और एक आखिरी होता है, वो जब आप ग्रामर को स्टडी कर लेंगे वो भी लिख लो अपने पास, सिचुएशनल एरर। सिचुएशनल एरर। तो ये हम जब पढ़ाते हैं, जब हम एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा जो लैंग्वेज का स्टूडेंट है वो ये चारों एरर से वो बहुत अच्छे से डील कर सकता है। आप मेरा लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल कर लेंगे, आप सिचुएशनल एरर, वर्बल एरर, फॉर्मेशनल एरर और स्ट्रक्चरल एरर, हर एरर की जो एक्सरसाइज है वो आप कर लेंगे। जिसको एक्सरसाइज का नाम मैंने आपको बताया वो कौन सी है? स्पॉटिंग एरर। ठीक है, चलेंगे। और इसके ऊपर मैंने एक सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, आपके गूगल क्लासरूम में भी मौजूद है। 100 मोस्ट कॉमन एरर्स। अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटे में आपके 100 एरर्स दूर हो जाए, तो गूगल क्लासरूम में जाकर मेरी वर्कशॉप्स पड़ी हुई है, उसमें से जाकर देखिएगा। मैंने 30 मोस्ट कॉमन एरर्स, 100 मोस्ट कॉमन एरर्स के नाम से वर्कशॉप्स अपलोड की हुई है। वो बहुत फ्रूटफुल है आप लोगों के लिए। फास्ट ट्रैक के ऊपर बहुत कुछ सीख लेंगे। आगे चलते हैं। सर बताइए ना, आप बातें बहुत कर रहे हैं। बातें आप ही के लिए बेटा, इंफॉर्मेटिव। सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट आएगा, दो ऑब्जेक्ट आएंगे, या कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा? तो बेटा इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। वो एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, वो दो ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट और टू ऑब्जेक्ट्स। Intransitive verbs are those verbs which are not followed by an object. They are followed by an adjective, a preposition, an adverb or nothing. हो सकता है कुछ भी ना आए। अगर कुछ आता है तो एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन और एडवर्ब आ सकता है। आ गई बात समझ? इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। हमें कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा? एक परी आएगी आपके ख्वाब में, वो आपको बताएगी अमीना बेटा ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। बेटा हर चीज के अंदर कोई लॉजिक नहीं होती ना, कुछ चीजों को हमें याद करना पड़ता है, रट्टा लगाना पड़ता है। तो हम इस बात का रट्टा मारेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। हाँ, डिक्शनरी के अंदर आपको हेल्प मिल जाएगी, डिक्शनरी के अंदर आपको हेल्प मिल जाएगी कि वो कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन से वर्ब्स हैं जो इंट्रांजिटिव है, और वो कौन से वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव है। अगर आप आजकल की मॉडर्न डिक्शनरीज को उठा लें तो उसमें वर्ब के आगे ही इंट्रांजिटिव लिख दिया गया है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 10th एडिशन इस वक्त मार्केट में आ चुका है। मैंने लास्ट टाइम मालूम किया था तो वो तकरीबन 2800 रुपए का था, लेकिन ये मैंने मालूम किया था 1 साल पहले। तो अब लाजमी तौर पे वो 3500-4000 रुपए का हो गया होगा, जिस तरह से महंगाई हुई है 1-1.5 साल के अंदर। ठीक है, तो अगर आप आजकल की मॉडर्न डिक्शनरीज उठाएंगे तो उसमें बकायदा लिखा हुआ है इंट्रांजिटिव वर्ब, और जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, उसमें बकायदा उन्होंने एग्जाम्पल्स दे दिए। तो वो एग्जाम्पल को देखकर हम अंदाजा लगा लेते कि ये ट्रांजिटिव है और या इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव में तो लिखा हुआ ही है, नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है वो ट्रांजिटिव है, कंफर्म। और ट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद लातादाद। इंट्रांजिटिव वर्ब्स लिमिटेड है, याद किए जा सकते हैं, लिस्ट आज आपको मिल जाएगी। आई गो टू स्कूल एवरी डे, बताइए इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बताने वाले को 5000 रुपए इनाम। आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें ऑब्जेक्ट बताइए क्या है? उरूसा बता रही है, उरूसा 5000 रुपए का सवाल है, सोच। यस आयशा,
अस्मा। स्कूल। अब School, पाँच sir. गलत जवाब देने पर 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। स्कूल है। चले 2 इंस्टॉलमेंट School में है। आपके लिए, 2 इंस्टॉलमेंट में आप अगले महीने जमा कर दीजिएगा। गलत जवाब है आपका। आई गो टू स्कूल एवरीडे अभी बताया है कि वर्ब के बाद अगर प्रपोजिशन आ जाए तो देखिए आप, दैट्स इन ट्रांजिटिव वर्ब। ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड एडजेक्टिव आ गया। ही ड्राइव्स स्लोली, लो भाई क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। ही इज टायर्ड, ही ड्राइव्स स्लोली, ये आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब आ गया। जब एडजेक्टिव और एडवर्ब आपके पास आ गया, आपने फौरन पहचान लेना है इट्स इंट्रांजिटिव वर्ब। और आपको एक जनरल नॉलेज की बात भी बता दूं, बताइए बचपन में आप लोग पैसिव वॉइस बनाते थे। पैसिव वॉइस के अंदर आप लोग क्या करते थे, आई ईट एन एप्पल, आई किल्ड आई स्नेक, ये वो जुमले जो बड़े कॉमन है स्कूल्स के अंदर। आई ईट एन एप्पल का पैसिव क्या बनाया था आप लोगों ने बचपन में, याद आ रहा है? एप्पल इज ईटन बाय मी। ये चीज आयशा, आज 20 साल बाद भी आपको याद है वो जुमला। गुड। अच्छा जी। एंड एप्पल इज रीडन, मुझे 20 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए, इसलिए मुझे याद है, ठीक है ना। 2023 हो गया ना, नहीं मुझे तो 22 साल हो गए। 2021 में मैट्रिक हुआ था, बहुत छोटा हूं मैं आप लोगों से, ठीक। चल, आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल इज ईटन बाय मी। अगर मैं ये कह रहा हूं एन एप्पल इज ईटन बाय मी, मेरे पास ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको सब्जेक्ट बना दिया। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये जुमला है आई गो टू स्कूल एवरी डे, क्या मैं इसका पैसे बनाऊंगा? नहीं बन सकता नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें ना एवरी डे आ रहा है एंड पे। अस्तगफिरुल्लाह। और ये जवाब मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट, ना। ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि सर यहाँ Object and first. ऑब्जेक्ट, जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर कैसे पैसिव बनेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही नहीं कर पाएंगे आप, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे तो पैसिव नॉट पॉसिबल। सो पैसिव नॉट पॉसिबल विद इंट्रांजिटिव वर्ब्स। भाई सर मेरा नेक्स्ट जवाब यही मैं देने लगी थी कि इंट्रांजिटिव ही है इसलिए। थोड़ा सा अटक गया था मशीन में जवाब, इट्स ओके। आपके जहन में बात क्लियर हो गई है, जबरदस्त है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पुराना फॉर्मेट लिखा है, ऊपर देखे आपको लॉन्ग ब्रैकेट में नजर आ रहे होंगे वी एन और वी डबल एन। सर ये क्या है भला आपने लिखी है? वी एन का मतलब होता है वर्ड फॉलोड बाय, वर्ड फॉलोड बाय, वर्ड फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट। वी डबल एन का मतलब है वर्ड फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। और ये एक बात जहन में बिठा लीजिए, कुछ वर्ब्स अगर अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे नीचे देखो, सर हसीब टीचर्स अस इंग्लिश, तो क्या ये एक ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता? सर हसीब टीचर्स अस इंग्लिश, क्या ये एक ऑब्जेक्ट ले सकता है? हम एक ऑब्जेक्ट में भी रहते हुए जुमला बना सकते हैं, टीच के ऊपर बना सकते हैं भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। सर हसीब टीचर्स इंग्लिश, अस हटा दो, एक ऑब्जेक्ट आ गया। तो यानी कि जो वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेता है तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट से भी बन जाएगा, टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात, अगर एक वर्ब अपने बाद सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट ले सकता है तो जरूरी नहीं है कि वो डबल ऑब्जेक्ट भी ले। हर वर्ब के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है कि वो डबल ऑब्जेक्ट ले। वो सिंगल ऑब्जेक्ट अगर है तो बस सिंगल ऑब्जेक्ट ही लेगा। आई स्पीक इंग्लिश, ले आओ इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट, ले आओ। हाँ मैं लाती हूँ सर, लेकर आओ। आई स्पीक इंग्लिश टू सारा, सही है। आई स्पीक इंग्लिश टू सारा, सही है। अब सारा को पहले लिया, क्या ये डबल ऑब्जेक्ट है? बताओ। सारा इज स्पोकन, अगर ये डबल, अब देखो मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं सर। सर जी आप आई स्पीक, असल में देखिए आपके, आपको दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे,
वो आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि वो लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए नहीं बोलते। आपने किसी को बता दिया अपने स्कूल में आई एम डूइंग लैंग्वेज कोर्स, अच्छा अब वो तुम्हारी दे विल स्टार्ट पुलिंग योर लेग्स। तो अपने पास कुछ ऐसे जुमले रखा करो जो काउंटर ब्लास्ट देने में काम आए। काउंटर ब्लास्ट का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब। गिव समबडी काउंटर ब्लास्ट, so save some knowledge for giving counter blast on time. I speak English to Sarah. बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। Speak. अस्तगफिरुल्लाह, ये सुनने से पहले मैंने क्लास डिस्कनेक्ट क्यों नहीं कर दी? I- सर इंग्लिश। इसमें English है object sir. क्या है? इसमें अगर आपने ऑब्जेक्ट इंग्लिश को बना दिया तो फिर देखें आपने ये जुमला सही है ना, अच्छा लग रहा है ना, इंग्लिश इज स्पोकन। टू सारा अपनी जगह पर आ गया, उसको बस छेड़ा ही नहीं हमने, जाने दीजिए उसको। इंग्लिश इज स्पोकन टू सारा। कौन बोलता है? इंग्लिश बोली जाती है सारा से, कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। लेकिन अगर आपने सारा को भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया तो फिर तो कुछ, सारा इज सारा इज स्पोकन, सारा बोली जाती है इंग्लिश, अजीब सा हो गया ये तो। यानी कि जुमले को थोड़ा सा वेरीफाई भी करना पड़ेगा हर चीज सर में बीइंग आएगा ना, सारा नहीं। इज बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय सारा। आई स्पीक इंग्लिश टू सारा, बस इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, सारा आपकी ऑब्जेक्ट थोड़ी नहीं। ठीक है ना बेटा? सर ये विद सारा या टू सारा में क्या डिफरेंस होगा? इंग्लिश विद सारा ये विद वही यूज कर सकते? ये वही डिफरेंस है बेटा जो ग्रीन लाइट और रेड लाइट में डिफरेंस होता है। ग्रीन रेड अच्छा, लाइट एक रूल है कि आप रुक जाइए, ग्रीन लाइट एक रूल है आप चल चल पड़िए। तो ये जो टू और विद होता है ये रूल्स होते हैं जो हम याद करते हैं और उसको एज इट इज यूज करते हैं, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं। ठीक है बेटा, गॉट इट? ठीक है सर। सर कोई ठीक है, लिस्ट थैंक आपके पास यू। अवेलेबल है? जैसा मोस्टली हम लोग डेली लाइफ में बोल रहे होते हैं विद सारा, कि इसलिए मैंने आपसे स्पीक पूछा। इंग्लिश विद समबडी भी है, स्पीक इंग्लिश टू समबडी। मेरे जबान में ज्यादातर आई, कैन आई स्पीक टू मिस्टर सलीम? और इसका सबसे बेहतरीन फैसला पता है कौन करता है? जब हम प्रेपोजिशन की बात करते हैं, जैसे आपने, मैं आपको लगे हाथों एक बात छोटी सी एक्सप्लेन कर दूं, आपके काम आएगी। आपको हमेशा ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी पे जाना है जब आप किसी चीज को कंफर्म करना चाहें। जैसे मैंने कहा स्पीक टू होता है, आपने कहा स्पीक विद होता है, मेरे जहन में आ रहा है दोनों होते हैं। अगर लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए हम जाते हैं ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर, मैंने स्पीक लिखा। अब ये डिक्शनरी का काम है हमें बताना कि ये स्पीक टू होता है या स्पीक विद होता है। मैंने स्पीक को खोला और स्पीक को खोलने के बाद इसके नीचे थोड़ा सा चलूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीक टू भी है, स्पीक टू समबडी भी है, स्पीक अबाउट समथिंग भी है, स्पीक टू समबडी अबाउट समथिंग भी है, स्पीक विद समबडी अबाउट समबडी। कैन आई स्पीक विद यू फॉर अ मिनट? और उसके बाद नॉट टू स्पीक टू एक स्ट्रक्चर है। और इस तरह से आपको ये बात क्लियर हो गई कि अब एक नई नई बात आपके सामने आ गई। सर स्पीक अबाउट भी होता है? जी, आपने खुद देख लिया। तो ये चीजें कंफर्म किया करें डिक्शनरी के साथ। ठीक है बेटा? तो स्पीक टू भी है, स्पीक विद भी है, स्पीक अबाउट भी है। लेकिन अबाउट समबडी होगा या अबाउट समथिंग होगा तो आगे देखिए आपको स्पीक टू समबडी, स्पीक अबाउट समथिंग। लेकिन स्पीक टू समबडी अबाउट समथिंग भी हो सकता है, अबाउट समबडी भी हो सकता है। और ऊपर देखें स्पीक फ्रीली, कितने अच्छे वर्ड कॉम्बिनेशन मिल गए। ठीक है? कैन आई स्पीक टू सारा? स्पीकिंग। जब आप फोन पर होते हैं, कैन आई स्पीक टू शाइस्ता? स्पीकिंग, मतलब हाँ बात कर रही हूँ। क्लियर? गॉट इट? आप आ जाइए। सर कोई लिस्ट दे दीजिए अगर आपके पास मौजूद हो। बिल्कुल दे रहे हैं आपको जाते जाते, ये लिस्ट आपके साथ जाएगी। इसके अंदर आपको मिल जाएंगे कुछ एक्सरसाइजेज आपके साथ हैं। ये एक्सरसाइजेज हम आपसे शेयर कर देंगे आज 12 बजे से पहले पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगी। ये आंसर की भी मौजूद है। ये वो वर्ब्स हैं जिनका आपको रट्टा लगाना है। इन वर्ब्स के बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं। इन वर्ब्स के बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं। आई सेंड सम मनी टू यू,
आप यू को इधर ले आइए और मनी को उधर ले जाइए तो टू गायब हो जाएगा। आई सेंट यू सम मनी, सही है। अगर हम यू को समबडी को उधर ले आए और समथिंग को उधर ले जाए तो ऑब्जेक्ट अपने आप उड़ जाएगा। ठीक है ना बेटा। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये आपके पास फॉर आ गया। ये फॉर किन किन वर्ब्स के साथ आएगा, रट्टा लगा लीजिए। आई विल बाय यू अ कार, कभी सुना है? आई विल बाय यू अ कार, मैं तुम्हें गाड़ी दिला दूंगा। आई विल बाय अ कार फॉर यू, कौन सा सुना है? आई विल बाय यू, आई विल बाय, I will buy a car for you. आई विल बाय, लेकिन आई विल बाय यू अ कार, आई विल You बाय, are fine. आई विल बाय यू अ चॉकलेट, आई विल बाय यू अ चॉकलेट, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट खरीद कर लाऊंगा। आई विल बाय यू अ चॉकलेट। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसके और एग्जांपल्स है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आपके डबल ऑब्जेक्ट वर्ड्स की जो, और इसके बाद ये भी एक छोटा सा, ये भी, इसको भी स्टडी कीजिएगा। जो अच्छी अच्छी चीजें आती है मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ और आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और सर अगले सेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अगले सेशन में ये भी ट्रांजिटिव वर्ब्स है, ये भी मुझे अच्छा लगा। ये सारी ऐसी बातें आपको लगेगा सर ने लिखी है, लेकिन ये सर ने नहीं लिखी है, ये गोरे की लिखी हुई है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी क्योंकि आपने बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुन लिया। ठीक है, ये आपके साथ इंट्रांजिटिव वर्ब की लिस्ट भी जा रही है, ये सर्टिफिकेट आने वाले वक्तों में आपके साथ जाएगा। अगले सेशन में यानी कल, कल हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मुख्तसर पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि लोग कहते हैं भाई आप बेसिक से पढ़ाते हैं, जीरो से पढ़ाते हैं, तो भाई हाँ बिल्कुल, हम जीरो से पढ़ाते हैं और एडवांस लेवल तक जाते हैं, तो हम आपको जीरो से पढ़ा रहे हैं। आहिस्ता 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 हम आपको पहाड़ी के ऊपर ले जाएंगे, वहां से आपको धक्का दे देंगे। ठीक है ना, लेकिन आपको हम पैराशूट बांध देंगे ताकि आप फ्लाई कर दें। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे वर्क। ये नोट्स भी आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद है, नहीं आए तो रात में आज 12 बजे से पहले अपना मोबाइल चेक कर लीजिएगा, सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपको दूसरा आईडी और पासपोर्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जिससे आप लोग आज से 9 से 10 जो आपकी क्लास होगी डेली बेसिस के ऊपर, वो प्रोनाउंसिएशन सेशन एंड एक्सेंट ट्रेनिंग का सेशन जो है वो मिस मरियम कंडक्ट करेंगी 9 से 10, और उसके बाद 10 से 11 आपको मुलाकात होगी आपकी मिस तबस्सुम से। ये 9 से 10, अब 10 से 11 का आपका फिक्स शेड्यूल है, जो हमने आज से मॉडिफाई किया है कि आपको 2 टीचर्स 9 से 10 और 10 से 11 में मिल रहे हैं, और उसके बाद 11 से 11:30। अच्छा, खाते पीते ना करें, ये नहीं कि आप बैठे हुए कमरे में बंद हो गए हमारी तरह, आप लोग खा पी सकते हैं, चलते रहिए, हाथ में चाय का कप रखे, बाहर टहल ले, थोड़ा सा वजन कम होगा। ठीक है, और बातों को सुनते रहे, पार्टिसिपेट करते रहे, वॉक करते रहे, और टेक क्लासेस इनफॉर्मली। हाँ, जब मेरी क्लास हुआ करे, क्योंकि मैं सवालात बहुत ज्यादा सवालात करता हूँ और मैं कहता हूँ माइक खोलो बात करो, पीछे शोर ना हो, वरना डिस्टर्बेंस होती है, सेशन रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो बाकी सेशन है थोड़े इनफॉर्मली आप इसको अटेंड कर सकते हैं, जब आपकी बारी आए आप पार्टिसिपेट करें। 11 से 11:30 आपका 1-to-1 सेशन होगा। 11:30 बजे हमारी निंदिया गाड़ी आ जाएगी और उसके बाद हम सोने के लिए चले जाएंगे और 2 बजे हम सो जाएंगे। फिर सुबह मुलाकात होगी 10 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो इन द लाइव सेशन at 10 a.m., 3 p.m. or 8 p.m. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।